प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वर्ण विक्षेपण के बारे में बताऊंगा। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसका आलेख कैसे बनता है और इसमें कौन कौन से रंग होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो इस तरीके से आपको ढेर सारी जानकारियां मिलने वाली हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह टॉपिक बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आप जो है इसको समझिए और अपने ध्यान में रखिए। सबसे पहला है वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब ही होता है रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। विक्षेपण का मतलब होता है फैलना। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में बंट जाता है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बहुत आसान है, फिर समझ लीजिए। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में बंट जाता है या विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लिख लीजिए इसको। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। फिर देखिए क्या बनाएंगे आप, एक प्रिज्म बनाएंगे। ये प्रिज्म हो गया। इस सूर्य का श्वेत प्रकाश ऐसे आया, श्वेत प्रकाश किसका है? सूर्य का श्वेत प्रकाश आया, आ करके वह इस प्रिज्म से टकराया। इसके बाद क्या हुआ, इस प्रिज्म से टकरा कर जब आगे निकलेगा तो वह अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाएगा। इसके अवयवी रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। बैगनी, आसमानी, बैगनी व नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इस तरीके से यह जो है 7 रंगों में बंट गया। आप देख रहे हैं कि ये रंग एक पर्दे के रूप में सामने आ रहे हैं। इस पर्दे को बोलते हैं, जो रंगों का एक पर्दा होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में रंगों को बोलते हैं वेव। वी का मतलब क्या होता है? वायलेट होता है। आई का मतलब होता है इंडिगो। बी का मतलब ब्लू होता है। जी का मतलब ग्रीन होता है। वाई का मतलब येलो होता है और ओ का मतलब ऑरेंज होता है। आर का मतलब रेड होता है।
तो फिर समझ लीजिए, वी का मतलब क्या होता है वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, और बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब क्या होता है येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के सातों रंगों का नाम अंग्रेजी के वर्णक्रम में लिखिए। तो अंग्रेजी का वर्णक्रम यही है, तो इसको आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। और वर्ण विक्षेपण क्या कहते हैं इसको भी समझ लीजिए। इसके बाद आपका टॉपिक है वर्ण विक्षेपण के बाद प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले आपने पढ़ लिया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन बताने जा रहे हैं। ये दोनों आपको याद हो जाए, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में अगर आता है तो आप अच्छी तरीके से इसको लिख ले जाएं। तो प्रकाश का अपवर्तन देखिए क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने तल से, अपने पृथककारी तल से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, वो माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, तो प्रकाश जा पाएगा। और दूसरे माध्यम कैसा होना चाहिए? वो भी पारदर्शी होना चाहिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या जाता है तो अपने पृथककारी तल से थोड़ा सा क्या होता है? विचलित हो जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए कैसे। इसे विरल माध्यम हो गया, ये माध्यम क्या है? विरल है। ये क्या हो गया? सघन माध्यम है। अब प्रकाश किरण ऐसे जा रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना होगा तो सीधे नहीं निकल जाएगी, थोड़ा सा क्या हो जाएगी? ऐसे विचलित हो जाएगी। जब प्रकाश किरण इस माध्यम में आई, इसको बोलते हैं कौन सा कोण? आई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आर। ये आपतन कोण है या अपवर्तन कोण है? तो हम लिखेंगे जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से इसे आप नोट कर लीजिएगा, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पृथक्कारी तल से, यही है पृथक्कारी तल जो दोनों माध्यमों को अलग करता है, तल से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसको कहीं कहीं देखेंगे लिखा रहता है पृथक्कारी तल से थोड़ा सा हट जाता है, दूर हट जाता है, तो वही विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा आपके। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने पृथक्कारी तल से थोड़ा सा क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन समझ में आने के बाद अपवर्तन के नियम देखिए। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का दो नियम होता है, जैसे परावर्तन का दो नियम होता था वैसे अपवर्तन का भी दो नियम होता है।
सबसे पहला नियम क्या होता है, यह आपतित किरण, आपतित किरण, फिर परावर्तित नहीं करेंगे, कहेंगे अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए साइन आई व साइन आर का अनुपात नियत होता है। किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। इसे बच्चों स्नेल का नियम भी कहते हैं। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। इस नियम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है बोर्ड में कि स्नेल का नियम लिखिए, तो स्नेल का नियम यही दूसरा नियम है अपवर्तन के नियम का। तो इस तरीके से आप जो है वर्ण विक्षेपण पढ़ लिए, विक्षेपण क्या होता है। इसके बाद हमने आपको बताया अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। अब इसके बाद अभी आपको कुछ हम जो है संख्यात्मक जो प्रश्न होते हैं, जो आपको कुछ डिफिकल्ट लगते होंगे, कठिन लगते होंगे सॉल्व करने में, आपको हम उस प्रश्न भी हल कराएंगे। आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहिए। अब हम आपको जो है गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी से संबंधित जो है कुछ प्रश्न हल करा रहे हैं। आप इस प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए। जो है पहला प्रश्न हमने लिखा है, एक औसत दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इस औसत दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न जो है बोर्ड में जरूर आता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको याद करिए रहिए, लगाइएगा, अभ्यास करिएगा। तो औसत दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है, यहां लिखिए R इक्वल टू कितना है 40 सेंटीमीटर। R इक्वल 40 सेंटीमीटर है और निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। हमें पता है कि औसत दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, माइनस होती है। औसत दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हो जाएगा, लिख देंगे वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है R/2। अतः F इक्वल टू R का वैल्यू कितना है, ये फोकस दूरी माइनस होती है, माइनस लगा दीजिए, -40 अपान क्या 2 हो जाएगा -20। F इक्वल टू कितना आ गया -20। अगर ये देखिए फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसका मतलब आपका जो दर्पण है वो कैसा है, औसत दर्पण है। ये औसत दर्पण को डोनेट करता है माइनस जो है। लेकिन आंसर लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। और अगर आंसर 20 सेंटीमीटर लिख दिया गया, अगर F का वैल्यू माइनस लिख दिया गया, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि यह दर्पण कैसा है, औसत दर्पण है। तो ये आपका फोकस दूरी निकल गया। फिर उत्तर दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया गया है, F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आपको पता है कि उत्तर दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। R इक्वल टू क्या होगा पता करना है, देंगे वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है R/2। R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू निकालना है, जब का वैल्यू कितना है 20 है, लिख देंगे 20 इक्वल टू R/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। R इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2, R इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आपका जो वक्रता त्रिज्या है कितना आ गया, वक्रता त्रिज्या आ गया 40 सेंटीमीटर।
इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके आगे क्वेश्चन देखिए क्या आता है। क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत आते हैं। तो हम लिखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये होता है पॉजिटिव, तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और मुख्य अक्ष से ध्रुव एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी कितनी है? u बराबर -20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना होगा? लिख देंगे, फॉर्मूला को पता है, अभी हम सॉल्व किए थे। वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v। 1/f मतलब 1/10 हो जाएगा, इक्वल टू 1/20 जगह हो जाएगा -20 प्लस 1/v। इसको इधर लेके आएंगे, हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे, आएगा ये 20, 2 प्लस 1 इक्वल टू 1/v। देंगे या 3/20 इक्वल टू 1/v। 1/v इक्वल टू 3/20। दोनों को जो है चेंज कर दीजिए, हो जाएगा v इक्वल टू 20/3। इसे व्युत्क्रम किया गया तो v इक्वल टू कितना आ गया? 6.666 आएगा, लिख दिया जाएगा 6.7। तो ये क्या बताता है? यह बताता है कि जो प्रतिबिंब बना होगा वो दर्पण के पीछे बना होगा। अतः स्थिति क्या है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये पूरा हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन अवतल दर्पण पर। ये देखेंगे आप क्वेश्चन कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है। तो आपको मिल गया कि यह दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है? फोकस दूरी नेगेटिव होती है। लिख देंगे, दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी f इक्वल टू कितना है? कितना दिया है? हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कह रहा है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी क्या है? वस्तु की दूरी u बराबर -30। तो वस्तु की दूरी मिल गई। फिर ये 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है। वस्तु की लंबाई बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की लंबाई हो गया ये। फिर आपको बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताना है। हम यहां लिखेंगे, we know that 1/f equal to 1/u plus 1/v। 1/-15 equal to 1/-30 plus
1/v। इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा ये -15 + 1/30 इक्वल टू 1/v। हो जाएगा 30 -2 हो जाएगा +1 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। इसको कितना लिखेंगे, देंगे अतः -1/30 इक्वल टू 1/v। v इक्वल टू आप कितना आ जाएगा, जब दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, कितना आएगा -30। तो v का वैल्यू कितना आ गया, -30 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां, इसको आप याद करिएगा, आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। यह अवतल दर्पण के लिए है। वैसे आवर्धन क्षमता क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, -v/u भी होता है। मतलब ये होता है -v/u होता है, यहाँ माइनस नहीं होता है। आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई बराबर v/u। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, I है। वस्तु की लंबाई क्या लिखा जाता है, O लिखा जाता है, -v/u। तो वस्तु की जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई कितना दिया गया है, हमको नहीं पता है। यहां लिख देंगे प्रतिबिंब की लंबाई और ये वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई हमको पता है कितना है, 2 है। और v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है -30, u का वैल्यू कितना है -30। दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ये देखिए पहले से भी माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे प्रतिबिंब की लंबाई बराबर -2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई -2 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वस्तु जो है वास्तविक एवं बल्कि स्थिति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा होगा। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा होगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिया। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, 2017 में आया था। तो जो यहाँ हमने आपको समझाया, अगर ये आपके समझ में सब आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर ये आपको अच्छा लगा, समझ में अच्छी तरीके से आ गया, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि उनका भी अधिक से अधिक लाभ हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।